नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत नए चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है महाजनपद काल, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं महाजनपद काल की राजनीतिक जीवन। तो पहला पॉइंट है, राजनीतिक इतिहास जानने का मुख्य आधार क्या होता है। तो इसका मुख्य आधार क्या है? सुनिश्चित तिथिक्रम। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कब से माना जा सकता है। तो यह ईसा पूर्व 7वीं सदी के मध्य से माना जा सकता है। नेक्स्ट है, किस बौद्ध ग्रंथ में उत्तर भारत के 16 बड़े राज्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। तो वह है अंगुत्तर निकाय, यानी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में। इसके अलावा जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो वह है भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। नेक्स्ट है, पाणिन कृत अष्टाध्यायी में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो इसमें 22 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है, महाजनपदों के उदय के क्या कारण थे। तो इसका जो उदय का कारण था वह है कृषि प्रसार, व्यापार तथा नगरीकरण का विकास, लोहे का विस्तृत प्रयोग। नेक्स्ट है, महाभारत तथा पुराणों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा का क्या नाम मिलता है। तो जो चंपा का नाम मिलता है वह है मालने। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में किन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। तो वह हैं चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। नेक्स्ट पॉइंट है, दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर निर्माण की योजना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है वास्तुकार महागोविंद ने। नेक्स्ट पॉइंट है, लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया था। तो यह वैशाली में स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सुत्त निपात में वैशाली को क्या कहा गया है। तो वैशाली को इसमें मगधपुरम कहा गया है। आइए अब देखते हैं 16 महाजनपद, महाजनपद संबंधित क्षेत्र और उनकी राजधानी। तो जो कुर्म महाजनपद है इसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ, और इसका जो संबंधित क्षेत्र है वह है मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर तक। अगला महाजनपद है पांचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र तथा उत्तरी पांचाल है। इसका जो संबंधित क्षेत्र है वह है बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद। नेक्स्ट महाजनपद है सूरसेन, सूरसेन की राजधानी है मथुरा। इसका जो संबंधित क्षेत्र है वह है मथुरा के आसपास का क्षेत्र। अगला महाजनपद है वत्स, वत्स महाजनपद की राजधानी जो है वह है कौशाम्बी, और इसका जो संबंधित क्षेत्र है वह प्रयागराज या इलाहाबाद, बांदा तथा फतेहपुर का क्षेत्र। नेक्स्ट है कौशल, कौशल की राजधानी है उत्तरी साकेत, उत्तरी भाग, तथा श्रावस्ती जो है या दक्षिणी भाग की राजधानी है। इसका संबंधित क्षेत्र है अवध क्षेत्र। नेक्स्ट महाजनपद है मल्ल, तो जो मल्लों की राजधानी है वह है पावा, जिसे पडरौना कहते हैं, और कुशीनगर कसिया कहा जाता है। इसका जो संबंधित क्षेत्र है वह देवरिया क्षेत्र है। नेक्स्ट महाजनपद है काशी, इसकी राजधानी वाराणसी है और इसका जो संबंधित क्षेत्र है वह वाराणसी तक है। अगला महाजनपद अंग है, उसकी राजधानी चंपा है जिसे मालनी भी कहा जाता है। इसका संबंधित क्षेत्र भागलपुर तथा मुंगेर है। नेक्स्ट महाजनपद है मगध, मगध की राजधानी राजगृह अथवा गिरिब्रज है। इसका जो संबंधित क्षेत्र है वह दक्षिणी बिहार, पटना व गया जनपद तक है। नेक्स्ट है बज्ज महाजनपद, इसकी राजधानी मिथिला, वैशाली व जनकपुर है। इसका जो संबंधित क्षेत्र है वह मुजफ्फरपुर और दरभंगा है। नेक्स्ट महाजनपद है चेद या चेत, इसका
इसकी राजधानी सोत्तिवती है और आधुनिक इसका जो संबंधित क्षेत्र है वह आधुनिक बुंदेलखंड तक फैला हुआ है। अगला जनपद है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी जो है यह विराटनगर है। इसका संबंधित क्षेत्र जयपुर से है। नेक्स्ट महाजनपद है अस्मक। अस्मक की राजधानी है पोटन या पोटिल। इसका जो संबंधित क्षेत्र है वह गोदावरी घाटी यानी आंध्र प्रदेश तक। अगला महाजनपद है अवंती। इसकी राजधानी है उज्जैनी, यह उत्तरी अवंत की राजधानी, और महेशमती जो है यह दक्षिणी अवंत की राजधानी थी। इसका जो संबंधित क्षेत्र है वह है पश्चिमी तथा मालवा, मध्य मालवा का क्षेत्र। नेक्स्ट महाजनपद है गांधार। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। इसका जो संबंधित क्षेत्र है वह पेशावर तथा रावलपिंडी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और लास्ट महाजनपद है काम्बोज। इसकी राजधानी राजपुर या हाटक है। इसका जो संबंधित क्षेत्र है वह है दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा राजौरी और हजारा जिला। अब नोट देखते हैं। कौटिल्य ने काम्बोजों को वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में काम्बोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। नेक्स्ट पॉइंट है 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में हैं। ये महाजनपद काशी, कोसल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और छेद महाजनपद है जो कि वाराणसी में है। अब देखते हैं बुद्ध के समकालीन महाजनपद के शासक। तो राजा और राज्य, तो जो अवंत के राजा थे वह हैं प्रद्योत। वत्स महाजनपद के राजा उदयन, कोसल महाजनपद के राजा प्रसेनजीत और मगध महाजनपद के राजा अजातशत्रु थे। अगला पॉइंट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध तक उत्तर भारत की राजनीति के 4 शक्तिशाली राज्य कौन कौन से थे? तो 4 शक्तिशाली राज्य हैं कोसल, वत्स, अवंत और मगध। अब देखते हैं कोसल राज्य। कोसल राज्य का भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था? तो इसका विस्तार जो है यह अवध क्षेत्र फैजाबाद मंडल तक था। नेक्स्ट पॉइंट है कोसल राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी साकेत उत्तरी भाग की राजधानी थी और श्रावस्ती जो है यह दक्षिणी भाग की राजधानी थी। नेक्स्ट है कोसल राज्य का प्रतापी राजा कौन था? तो वह था प्रसेनजीत। नेक्स्ट है कोसल राज्य का चरमोत्कर्ष किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था? तो यह प्रसेनजीत के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट महाजनपद है वत्स। तो वत्स राज्य का जो भौगोलिक विस्तार था वह इलाहाबाद तथा बांदा और बांदा तक था। और वत्स राज्य की राजधानी जो है यह कौशाम्बी थी और यहाँ का जो प्रमुख राजा था वह था उदयन। अब देखते हैं अवंती महाजनपद। तो अवंती राज्य का भौगोलिक विस्तार जो है यह पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र तक था। अवंती की जो राजधानी थी यह उज्जैनी थी जो कि उत्तरी अवंत की राजधानी थी। महेशमती यह दक्षिणी अवंत की राजधानी थी। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध के समय अवंत का राजा कौन था? तो अवंत का राजा चंड प्रद्योत था। नेक्स्ट है अवंती राजा प्रद्योत किस रोग से ग्रसित थे? तो ये पांडु रोग से ग्रसित थे। नेक्स्ट है राजा प्रद्योत के पांडु रोग के इलाज के लिए बिंबिसार ने किस राजवैद्य को उसके दरबार में भेजा था? तो ये जीवक को उसके दरबार में भेजा था। अब देखते हैं मगध जनपद या मगध राज्य। मगध साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार जो है यह दक्षिणी बिहार, पटना व गया जनपद तक था। और जो मगध की राजधानी थी यह राजगिरी या गिरिब्रज थी। नेक्स्ट है मगध का एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उदय के प्रमुख कारण जो था वह है 5 पहाड़ियों से घिरी हुई सामरिक महत्व की स्थिति, एक समृद्ध उर्वर क्षेत्र में स्थिति तथा अच्छा संचार तंत्र और शासकों द्वारा अपनाई गई आक्रामक साम्राज्य विस्तार नीति। नेक्स्ट है पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो पहला राजवंश था बृहद्रथ।
नेक्स्ट पॉइंट है बृहद्रथ वंश के किस राजा ने राजगृह या गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया था? तो वह है जरासंध। अब देखते हैं बुद्धकालीन भारत के गणराज्य। तो कितने गणराज्य थे? तो कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार पर्वत के भग्य, अल्पक्य के बुलि, केशपुत्र के कालाम, रामगाम के कोली, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पलवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छव, मिथिला के विदेह। कितने गणराज्य थे? अब देखते हैं हर्यक वंश। तो हर्यक वंश जो है यह 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था। मगध साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था वह बिंबिसार था। राजा बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? तो यह हर्यक वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है राजा बिंबिसार का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो इनका शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? तो बिंबिसार को श्रवणिक कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है बिंबिसार ने किस अंग राजा को पराजित कर उसके राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो वह है ब्रह्मदत्त को। नेक्स्ट पॉइंट है बिंबिसार के पश्चात मगध साम्राज्य का कौन शासक बना था? बिंबिसार के बाद अजातशत्रु शासक बना जो कि 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहा। नेक्स्ट पॉइंट है अजातशत्रु को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो वह है कुड़िक। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीत हर्यक वंश के किस शासक के शासन काल में हुई थी? यह अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम किसने पाटल ग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? तो है अजातशत्रु ने। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम किसने पाटल ग्राम की अंतःशक्ति को पहचाना? सॉरी ये हो गया। अगला पॉइंट है अजातशत्रु के पश्चात मगध साम्राज्य का शासक कौन हुआ? तो वह था उदयन या उदयभद्र। नेक्स्ट है उदयन या उदयभद्र का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो इनका शासनकाल 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट है अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो अजातशत्रु की हत्या उदयन या उदयभद्र ने की। नेक्स्ट है हर्यक वंश का वह कौन शासक था जो पितृहंता कहलाया? तो वह था उदयन या उदयभद्र। नेक्स्ट है गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने करवाई थी? इसकी स्थापना उदयन या उदयभद्र के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है हर्यक शासक उदयन किस मत का अनुयायी था? तो यह जैन मत का अनुयायी था। नेक्स्ट है हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो यह नागदशक था। नेक्स्ट है पुराणों में नागदशक को क्या कहा गया है? तो इसे दर्शक कहा गया है। आइए अब देखते हैं शिशुनाग वंश। तो जो शिशुनाग वंश का समय है वह है 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। तो हर्यक वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस नवीन राजवंश की स्थापना हुई? तो वह नवीन राजवंश था शिशुनाग वंश। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का शासन कब से कब तक रहा है? इसका शासन 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक रहा है। नेक्स्ट है गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? तो वह है शिशुनाग ने। नेक्स्ट है शिशुनाग के पश्चात शिशुनाग वंश का कौन शासक बना था? तो वह था कालाशोक। नेक्स्ट पॉइंट है पुराणों में कालाशोक को क्या कहा गया है? तो इसे काकबड़ कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कालाशोक का शासनकाल कब तक रहा है? तो कालाशोक का शासनकाल 366 ईसा पूर्व तक रहा है। अगला पॉइंट शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक था नंदिवर्धन या महानंदिन। नेक्स्ट पॉइंट शिशुनाग वंश के उत्तराधिकारियों का शासनकाल कब
कब तक रहा? तो यह 344 ईसा पूर्व तक रहा। आइए अब देखते हैं नंद वंश। तो नंद वंश का समय है 344 से लेकर 324 या 23 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? तो यह राजवंश नंद वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है नंद वंश की स्थापना किसने की? तो नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। अगला पॉइंट है महापद्म नंद को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो यह घनानंद था। अगला पॉइंट यूनानी लेखकों द्वारा घनानंद को क्या नाम प्रदान किया गया था? तो इनका नाम अग्रमीज या उग्रसेन का पुत्र बताया गया है। नेक्स्ट है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमेज या जेंड्रमीज कहा गया है? तो यह घनानंद को कहा गया है। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है महाबोध के अनुसार इनके नाम उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविछड़क, दससिद्धक, कैवर तथा घनानंद था। अब देखते हैं बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल। तो जो हर्यक वंश है यह 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था। इसमें जो राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र तथा उत्तराधिकारी थे। तो इसमें जो बिंबिसार का शासनकाल बिंबिसार अजातशत्रु का 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक, उदयन या उदयभद्र का 492 से 460 ईसा पूर्व तक, और जो इसके उत्तराधिकारी थे उनका शासनकाल 460 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का जो शासनकाल था यह 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक था। इसमें शिशुनाग, कालाशोक, काकबड़ और कालाशोक के 10 पुत्रों ने शासन किया, इतने से इतने तक। नंद वंश जो है यह 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक चला। इसमें जो राजा हुए महापद्म नंद तथा उसके 8 पुत्र ने 344 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक शासन किया। अब देखते हैं पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल। तो शिशुनाग जो है यह 40 वर्ष तक शासन किया, काकबड़ 26 वर्ष तक, क्षेमवर्धन 36 वर्ष तक, क्षेमजीत अथवा क्षेत्रजस यह 24 वर्ष तक, बिंबिसार 28 वर्ष तक, अजातशत्रु 27 वर्ष तक, दर्शक यह 24 साल तक, उदयन 33 साल तक, नंदवर्धन 40 साल तक, महानंदिन 43 वर्ष तक। महापद्मनंद तथा उसके 8 पुत्र ने मिलकर 100 वर्ष तक शासन किया। आइए अब देखते हैं उत्तर भारत की राजनीतिक दशा। तो यह 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह 6वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा एक राज्य ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो वह था मगध। नेक्स्ट पॉइंट है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वह थी गिरिब्रज या राजगृह। नेक्स्ट पॉइंट है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह था अजातशत्रु। नेक्स्ट पॉइंट है किसने मगध साम्राज्य में वज्र गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था? तो वह था अजातशत्रु। नेक्स्ट पॉइंट है मगध का कौन सा सम्राट अपरोर परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो है महापद्म नंद।
नेक्स्ट पॉइंट है नंद राजाओं का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? तो वह है खारबेल का हाथीगम का अभिलेख। नेक्स्ट पॉइंट किस अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी? तो वह है कलिंग में। नेक्स्ट पॉइंट चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ये अवंत के राजा थे। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो इसका प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। नेक्स्ट है उदयन वासवदत्ता की दंतक कथा कहाँ से संबंधित है? तो यह उज्जैन से संबंधित है। अगला पॉइंट है विश्व में पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? यह वैशाली में थी। नेक्स्ट है महाजनपद युग के 16 महाजनपदों में से किन जनपदों के नाम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? तो वह है मगध, अस्मक और काम्बोज। नेक्स्ट पॉइंट है महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो यह अक्षेत्र में स्थित थी। अगला पॉइंट है 16 महाजनपद युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा की राजधानी सूरसेन थी। चंपा की राजधानी अंग थी। नेक्स्ट पॉइंट है सुक्तमती की राजधानी चेद थी। नेक्स्ट पॉइंट है गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? तो वह था अस्मक। नेक्स्ट पॉइंट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो जो मत्स्य महाजनपद है यह राजस्थान में स्थित था। अगला पॉइंट है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? तो यह अर्धचंद्राकार था। नेक्स्ट पॉइंट है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? यह शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा राजा वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया? तो है शिशुनाग ने। नेक्स्ट पॉइंट नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो यह मौर्यों ने शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है गौतम बुद्ध के समय का प्राचीन वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो यह बिंबिसार से संबंधित था। नेक्स्ट पॉइंट है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है बज्ज महाजनपद कुल कितने गढ़ों का संघ था? तो यह 8 गढ़ों का संघ था। अगला पॉइंट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद गणतंत्रवादी राज्य था? तो वह था बज्ज। नेक्स्ट है गंगा घाटी में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो यह 10 महाजनपद स्थित थे। अगला पॉइंट है कौन सा महाजनपद सबसे दक्षिणी भाग में स्थित था? तो वह था अस्मक। नेक्स्ट पॉइंट है महेशमती शहर किस महाजनपद में स्थित था? तो यह अवंती महाजनपद में स्थित था। अगला पॉइंट है पाटल ग्राम जो परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया का प्रारंभ में किसने दुर्गीकरण कराया था? तो यह अजातशत्रु ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत भाषा में नाम क्या था? तो यह था राजगाह। नेक्स्ट है कौन सा एक राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वह है काशी। अब देखते हैं विविध। तो किस पुस्तक की रचना डी कौशाम्बी ने की थी? तो जो डी कौशाम्बी ने है ये इनकी पुस्तक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोरिका की रचना किसने की थी? तो हिस्टोरिका की रचना हेरोडोटस ने की थी। अगला पॉइंट है भारत के प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं? तो इसको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राचीनतम आहत या पंचमार्क सिक्के किसके बने होते थे? तो ये चांदी के बने होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या किसने की? तो इसको विशद व्याख्या करने वाले हैं रेमसन ने।
नेक्स्ट है परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहाँ उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वह कहाँ के निवासी थे? तो ये उज्जैन के निवासी थे। नेक्स्ट है पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठभाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था? तो वह पांचाल का। अगला पॉइंट है हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी कहाँ पर परिवर्तित की थी? तो ये कौशाम्बी में परिवर्तित की थी। नेक्स्ट है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? तो यह सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। अगला पॉइंट है राजगृह के राजकीय चिकित्सक जीवक को जिस गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है इसका नाम क्या है? तो ये शालवती के पुत्र थे। अगला पॉइंट है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? इसे कौशल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मगध पर शासन करने वाले शासकों का कालक्रम तो है विद्रथ, बिंबिसार, शिशुनाग और बिंदुसार। अब देखते हैं विदेशी आक्रमण यानी यूनानी आक्रमण। तो सबसे पहले हखामनी या पारसिक आक्रमण। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में हखामनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना कुरुस अथवा साइरस द्वितीय ने 558 से लेकर 529 ईसा पूर्व के बीच की थी। नेक्स्ट है भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला पारसी शासक कौन था? तो वह था दारा प्रथम, जिसे डेरियस प्रथम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हखामनी शासक डेरियस प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल 522 से लेकर 486 ईसा पूर्व तक था। अगला पॉइंट है हखामनी साम्राज्य के किस शासक ने भारत पर आक्रमण किया जिसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है? तो वह है डेरियस प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट दारा प्रथम के शासनकाल के वे कौन से 3 अभिलेख हैं जिनसे भारत पारसिक संबंध के विषय में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है? तो वह है बेहुस्तीन अभिलेख जो कि 520 से लेकर 518 ईसा पूर्व तक था, पर्सिपोलस अभिलेख और नक्श रुस्तम अभिलेख। अगला पॉइंट है दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? जिसका उल्लेख बेहिस्तून अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट किस इतिहासकार के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा प्रथम के साम्राज्य का 20वां भाग था? तो यह हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दारा प्रथम के 20वां प्रांत से कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? तो यह 360 टैलेंट स्वर्ण चूड़ के बराबर प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में किस नई लिपि का जन्म हुआ? तो यह खरोष्ठी लिपि का जन्म हुआ था। अगला पॉइंट है भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में कौन सी ईरानी लिपि प्रचलित थी? तो यह खरोष्ठी और आरमाइक लिपि प्रचलित थी। अगला पॉइंट है भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में से कौन से ईरानी सिक्के प्रचलित थे? तो यह थे सिगलोई का सिक्का। अगला पॉइंट है फारसी स्वर्ण मुद्रा तथा रजत मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो यह था डेरिक जो है यह स्वर्ण मुद्रा थी और सिगलोई जो है यह रजत मुद्रा थी। अब देखते हैं पारसिक आक्रमण का भारत पर प्रभाव। तो भारत एवं पश्चिमी एशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा जो प्रभाव पड़ा है वह भारतीय विद्वान एवं दार्शनिक पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए। और तीसरा जो है यह हेरोडोटस और टेसियस जैसे इतिहासकारों ने भारत के संबंध में सूचनाएं एकत्र की। अब देखते हैं सिकंदर का भारतीय अभियान। तो हखामनी आक्रमण के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में किस दूसरे यूरोपीय आक्रमणकारी का आक्रमण हुआ? तो वह था सिकंदर का। नेक्स्ट है सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यह मैसिडोनिया का निवासी था।
नेक्स्ट है भारत विजय के उद्देश्य से सिकंदर ने अपना अभियान कब प्रारंभ किया, तो यह 326 ईसा पूर्व में आरंभ किया था। नेक्स्ट है सिकंदर एवं पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो यह झेलम नदी के तट पर हुआ था। अगला पॉइंट है भारत अभियान के समय सिकंदर ने किन दो नगरों की स्थापना की थी, तो दो नगर थे, निकैया और बहुकेफला। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था, तो यह नंदों का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट है मगध का कौन सा राजा सिकंदर का महान समकालीन था, तो वह था घनानंद। अगला पॉइंट युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया, तो वह था मशक अथवा अशोक राज्य के। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सिकंदर की सफलता के कारण क्या थे, तो इसकी सफलता के जो कारण थे वह है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। नेक्स्ट पॉइंट है भारत अभियान के समय सिकंदर के साथ कौन कौन से यूनानी विद्वान उसके साथ भारत आए थे, तो वह थे निरियाकस, आने, श्रीक्रिटस और अरिस्टोबुलस। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, तो वह था खेतान। नेक्स्ट है सिकंदर भारत में कितने माह तक रहा, तो यह लगभग 19 माह तक भारत में रहा। नेक्स्ट पॉइंट है सिकंदर के समय ब्यास नदी के पूर्व कौन सा शक्तिशाली गणराज्य था, तो वह था योधेय। अब देखते हैं सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। तो जो पहला प्रभाव पड़ा वह है भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक संबंध और दृढ़ हुए। दूसरा है पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश स्थापित हो गए। तीसरा है भारत एवं यूनान के घनिष्ठ संपर्क से आवागमन के लिए समुद्री तथा स्थलीय मार्ग खुल गए। अगला है भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हो गई। नेक्स्ट है यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में भी उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। अगला पॉइंट है भारतीय मुद्रा निर्माण कला का विकास हुआ। इसके अलावा कला एवं ज्योतिष के क्षेत्र में भी भारतीयों ने यूनानियों से बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट है गांधार एवं यूनानी कला शैली का विकास हुआ। अगला है दर्शन एवं गणित के क्षेत्र में भी विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट यूनानी शासन पद्धति से भारतीय शासन पद्धति भी प्रभावित हुई। नेक्स्ट है स्काई लैक्स जैसे यूनानी भारत की यात्रा पर आए। नेक्स्ट पॉइंट है स्काई लैक्स ने भारत से पश्चिमी देशों तक एक समुद्री मार्ग की खोज की। और जो अगला प्रभाव है वह है भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में खरोष्टी नामक नई लिपि का जन्म हुआ। और अगला है ईरानी सिक्के चिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित हुए। तो महाजनपद काल का वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।